नमस्कार दर्शक मित्रों। हमें खेद है, अहमदाबाद में ज्यादा बारिश के चलते हुए गत शनिवार को जो शो होना था रश्मि जी का, वो हमारे यहाँ नेट जवाब दे गया था तो नहीं हो पाया। प्रयत्न भरसक किया हमने, मगर आखिर में जाके इनको भी 15-20 मिनट हमने वेट करते रखा और आप लोगों को भी रखा, मगर हमारी एक नहीं चली। एक बात मैं कह सकता हूँ, हमने हमारी ओर से भरसक प्रयत्न किए, नहीं हुआ, उसका हमें रंज है। उसकी वजह से आप लोगों को असुविधा हुई हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज फिर से वही विषय पे हम बात करेंगे। ये जो महीन महीन विषय है जो हम चर्चा करते हो, आपको वो बड़ी बड़ी बड़े बड़े बजट वाली बैनर वाली फिल्मों में नहीं देखने मिलेंगे। जात जात के वो टीवी आते हैं, कोई गोदी मीडिया है, कोई और मीडिया है, ये है वो, उनका एजेंडा जुदा है, अलग है। हमारा एजेंडा है समाज को कुछ देना, और उसीलिए हम कहीं कहीं से ढूंढ ढूंढ के टैलेंट ले आते हैं और आपके सामने रखते हैं। रश्मि जी भी काउंसलिंग में अपनी एक अहमियत रखती है, नाम रखती है, और उसकी वजह से इनका इस शो में हमारे साथ जुड़ना, मैं मानता हूँ कि रियल डिबेट की पूरी टीम के लिए एक गर्व की बात है। रश्मि, हम पूर्व भूमिका में ज्यादा नहीं जाएंगे, मगर ये जो आपने कहा कि टीचर्स भी कभी कभी रिएक्शन देते हैं, आपको जान के ताज्जुब होगा। मैंने एक पीस लिखा है, अभी पब्लिश हम्म। नहीं हुआ, मगर आपके साथ शेयर करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरे बचपन का, मेरे स्कूल के टाइम का वो हादसा है। इससे आगे आगे कभी नहीं कहूँ, कुछ नहीं कहूंगा, मगर किस तरह ये इस तरह के हादसे आपको, आपकी ट्रेन बिल्कुल सीधी पटरी पर चढ़ती है उसको उतार सकते हैं, या माँ बाप में समझदारी ना हो या टीचर में समझदारी ना हो, तो उसका ये आदर्श उदाहरण है। मैं कल आपको, कल तो नहीं, मंडे को आपको भेज। अच्छा। अब टीचर्स भी जैसे वो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं, माँ बाप को देखते हुए ही वो जैसा उनके बच्चे पे ही क्लास में शार्प फोकस कर रहे हैं, बहुत ऑब्जर्वेशन के अंदर है, बहुत ध्यान देते हैं। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है टू सीक इम्पोर्टेंस विदाउट इंटेलिजेंस, तो वो करते हैं। अब उसमें शिकार वो बेचारा बालक होता है। कई पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि मौका मिलते ही अपने बच्चे की शिकायत करना शुरू कर दे। उनका काम ही यह है कि जैसे ही टीचर दिखे तो शिकायत कर दे कि ये बहुत धमाल करता है, मस्ती करता है, अपने होमवर्क को समय नहीं देता, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये बच्चा बेचारा पिसता है इसमें, न तो उसके पास कोई साक्षी है जो कह सके कि ये जो कह रहे हो बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं, और न तो वो खुद अपने आप को ठीक से एक्सप्लेन कर सकता है। परिणाम ये आता है कि बच्चा आहिस्ता 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 घुटने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसी परिस्थिति में जाएगा कि वो अकेलापन महसूस करेगा। वो न क्लास से, न टीचर से, न पेरेंट्स से, किसी से खुलना नहीं चाहेगा। अपने अपने मन की कोठरी बंद करके अकेला उसमें बैठ जाएगा, और फिर उसको जो ठीक लगा उसके मुताबिक वो, हाथी और 6 अंधों की बात है, इसे किसी को एलिफेंट खंबे जैसा लगेगा, किसी को दीवार जैसा लगेगा, किसी को पाइप जैसा लगेगा। वो अपनी मन सृष्टि में इस तरह के ख्यालात खड़े करेगा, और अक्सर ये ख्यालात उसके लाभ में नहीं होते। तो क्या आपकी मान्यता है इसके बारे में? और आप तो काउंसलिंग करते आए हैं काफी लंबे अरसे से, तो इस तरह की परिस्थिति कितने प्रतिशत केसेस में आप देखते हैं, और अक्सर क्या माँ बाप को या टीचर को क्या इससे मिलता है? क्यों ये मोटिवेशन है इनका कुछ बोलने?
थैंक यू सो मच सर। आज का जो हमारा विषय है मेनली टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए। तो एक तो जो मेन चीज है कि किन बातों को तुरंत पेरेंट्स को बुलाने वाला जो रिएक्शन या एक्शन है, वो लेने से पहले टीचर्स को सोचना चाहिए, ना थोड़ा रुकना चाहिए। एक हमारे यहाँ एक ऐसा रिवाज बन चुका है, कई सारे गलत रिवाज बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। उसमें से स्कूल के साथ और पेरेंटिंग, स्कूलिंग और पेरेंटिंग के बीच में जो एक चीज हुई है कि कुछ भी हुआ, बच्चे ने आज बंक मारी, तुरंत पेरेंट्स को बुलाओ। हाँ, बताना भी चाहिए, लेकिन बताने का जरिया एक चीज होता है, कंप्लेन। जब आप ये कहते हैं पेरेंट्स को बुला करके कि आपका बच्चा पूरी नोट के पन्ने फाड़ रहा है, कुछ भी लिख नहीं रहा है, तीसरी चौथी कक्षा में, कि उसकी हैंडराइटिंग बहुत खराब है। एक चीज आती है कि आपका बच्चा शांति से क्लास में बैठता ही नहीं है। एक बार अगर टीचर सोचे 2 मिनट रुक करके खुद ही कि इसमें पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स की भूमिका क्या है। अगर 5 घंटे के क्लास में बच्चा नहीं बैठ रहा है, तो उस पे घर पे बैठे पेरेंट्स का रोल क्या है, और बच्चे किसे ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, पेरेंट्स को या टीचर्स को। डेफिनेटली बच्चे टीचर्स को की बात को ज्यादा वैल्यू देते हैं। जो अगर टीचर के क्लास में 30 मिनट नहीं बैठे, तो सोचिए कि क्या वो उनके पेरेंट्स उन्हें 10 मिनट भी बिठा पाते होंगे। तो इस चीज में पेरेंट्स को बुलाने से सर क्या होता है कि जब आप, एक तो हर बच्चे का बैकग्राउंड अलग है। भारत मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग में के लोग ज्यादा है यहाँ पे। कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं कि जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, सुबह से रात को आते हैं, जिस एरिया में वो रह रहे हैं, तो हर चीज का एक, हर बच्चे का एक अलग माहौल है। लेकिन यहाँ आ रहा है, और अगर उसकी फीस, हर चीज को ध्यान में रख करके उसे थोड़ा समझना चाहिए कि अगर उसकी फीस टाइम टू टाइम आ रही है, आपको उसका एरिया समझ में आ रहा है, तो दैट मीन्स कि उसके पेरेंट्स अवेयर हैं उसके एजुकेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ उनके हाथ में, उनके कंट्रोल से बाहर है, उनकी समझ से बाहर है। दैट्स व्हाई दे आर डिपेंडेंट ऑन टीचर्स, कि ये टीचर्स ये बात संभाल लेंगे। अब होता क्या है कि अगर ऐसे किसी बच्चे को बुला करके पूछा जाए, पेरेंट्स को सीधी कंप्लेन की जाए कि हमने आपको इसलिए बुलाया कि आपको ये बता दे कि आपका बच्चा क्लास में बैठता ही नहीं है। हम क्या चाहते थे कि बच्चा क्लास में बैठे। अब हुआ क्या कि वो पेरेंट्स ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट है। अगर उसका माहौल ये है कि उसकी माँ बेचारी 4 घरों में काम कर रही है, या फिर कुछ ऐसी दैनिक मजदूरी का काम कर रही है जिसकी आवक स्थायी नहीं है, उसका जो एक पेरेंट है वो शायद किसी और संगत में है, वो सिर्फ घर पे आता है सोने के लिए, खाने के टाइम पर, या ज्यादा ज्यादा क्या चाहिए वो जरूरतें पूरी कर देता है जो पैसों से हो सकती है। जॉइंट फैमिली में है, उसका किस्सा कुछ अलग है, उसकी माँ अकेले ये सब हैंडल कर रही है, वो चाहती है कि उसका बच्चा बेस्ट करे। तो अब क्या होगा कि वो माँ हेल्पलेस हो जाएगी उस वक्त। एक तो उसे इंसल्ट फील हुई, ज्यादा उसे गिल्टी फील हो रही है अब कि मैं इतना भी अपने बच्चे के लिए नहीं कर पाई। अब घर जाके या तो वो दुखी हो रही है, और या फिर वो उसे गुस्सा आ रहा है। अब वो गुस्से में या तो बच्चे पे हाथ उठाएगी, और फिर वो खुद ही दुखी होगी कि उसने बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया। अब इसमें पेरेंट्स की कोई भूमिका ही नहीं, वो फिर से समझाएगी अपने बच्चों को कि बेटा क्लास में बैठना चाहिए। दूसरी तीसरी कक्षा का बच्चा है, 6 7 8 साल का। तो ऐसी चीजों में पेरेंट्स को बताने के बजाय, बीइंग अ काउंसलर, हमने ये देखा कि चाहिए कि इसका क्या, ये क्यों हो रहा है, काउंसलर की मदद पहले ली जाए।
और उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। अब दूसरी चीज कि पेरेंट्स को बताना तो है, पेरेंट्स, क्योंकि हमें पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए। एक इंटेंशन है कि मुझे कंप्लेन करनी है, दूसरा इरादा है कि मुझे पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए। डॉक्टर्स भी कई सारे केसेस में, कई सारी बीमारियों में, खास विशिष्ट बीमारियों में पेरेंट्स की जो मरीज है उसके फैमिली की पहले काउंसलिंग करते हैं। ये क्या करते हैं? सेंसिटाइज करते हैं, उस बात को स्वीकार करने के लिए, सुनने के लिए पहले जमीन तराशते हैं, उसे चेक करते हैं, बनाते हैं। तो पेरेंट्स भी एक ह्यूमन बीइंग है, और हमारे देश में तो शिक्षण को अगर वैल्यू, जो पेरेंट्स के नजरिए में जो वैल्यू है वो तो ये है कि वो चाहते हैं कि हम जो नहीं ले पाए, हमें जो नहीं मिल पाया, वो सब हमारे बच्चे को मिले। तो वो जहाँ पे पढ़े उससे ज्यादा बेटर स्कूल वो अपने बच्चे के लिए ढूंढते हैं, उससे ज्यादा अच्छी बैग ढूंढते हैं, ज्यादा अच्छे ट्यूशन ढूंढते हैं। तो यहाँ पे तो पेरेंट्स ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस है, अंडर प्रेशर है, कई सारी चीजों में, इकोनॉमिक की वजह से, देश की बदलती स्थितियों की वजह से, हेलमेट की वजह से, चलो कोई भी चीज ले लीजिए यहाँ पे। तो अब जो ग्लास खुद ही पहले मिट्टी से भरा हुआ है, उससे पास के हम मांग रहे कि ये ग्लास हमें पानी दे, ये ग्लास हमें साफ पानी दे, कहाँ से देगा? ज्यादा फ्रस्ट्रेट होगा। दूसरी चीज कि एक ऐसे केसेस के जब बच्चे एडोलेसेंस में एंट्री लेते हैं, उस एज में आना शुरू करते हैं, उसके बाद उनकी ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन उनका शुरू होता है, बहुत नॉर्मल से, और अब बहुत जल्दी होने लगा है, क्योंकि जो चीज हम पूरी कॉलेज पूरी कर गए और हमें पता ही नहीं चला, हमारा ध्यान ही नहीं गया, शायद इसलिए भी क्योंकि हमारे घर में थोड़ा हिटलर शाही माहौल था, या हम पेरेंट्स से डरते थे, शासन और डिसिप्लिन हमारे लिए थोड़ा बहुत कम डिफरेंस रखते थे, हमें उस वक्त समझ में नहीं आता था, हमें लगता था कि पेरेंट्स हिटलर शाही कर रहे हैं। आज बहुत ज्यादा फ्रीडम है, तो आजादी किसे कहते हैं? जो विकास को संभावना दे, जो विकास के लिए हो। अगर ये आजादी स्वच्छंदता की ओर ले जा रही है, कि जहां ना वैल्यू पेरेंट्स को मिल रही है, ना वैल्यू स्टूडेंट्स को फील हो रही है, दोनों को एक दूसरे से कंप्लेन है और स्कूल को अलग ही कंप्लेन है। तो एक तरफ जहां हाथ में मोबाइल दे दिया गया है, सर पेरेंट्स होटल में जाते हैं ना, तो फादर लोग तो वहां पे भी अपने वीडियो में लगे रहते हैं, रील्स देखते हैं, गेम खेलते रहते हैं। कई बार तो ऐसा करते हैं कि रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक 3 साल के बच्चे को, 2.5 2 साल 1 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं। उसे भी पता नहीं क्या जादू मिलता है कि वो मोबाइल हाथ में आते ही चुप हो जाता है। और ऊपर से इस लॉकडाउन की सिचुएशन कि जिसमें मोबाइल लेने के लिए बच्चों के लिए ये रामबाण बना, और ये बीमारी आगे घुस गई। अब ऐसी घुसी है कि पहले तो सुविधा लगी, फिर दोस्त बनी, फिर लगा कि ये अद्भुत एंटरटेनमेंट है, घर बैठे। पेरेंट्स को लगा कि बच्चा बाहर जाने की जिद तो नहीं कर रहा, सुरक्षित तो है। फिर ये कब ऐसा वायरस इंजेक्ट हुआ कि कब ये व्यसन बन चुका, और ऐसा व्यसन बन चुका जो समझ में नहीं आ रहा है कि नीड है या व्यसन है। तो इस समय में एक तो ऑपोजिट जेंडर की जो फ्रेंडशिप है, लड़का और लड़की के बीच में, लड़की लड़का के बीच में, जो शुरू हो रही है, अब क्या हो रहा है कि ओटीटी ने, ये सारे वेब सीरीज ने एक अलग ही माहौल बनाया। ये जाने अनजाने कब गुरु पूर्णिमा के गुरु बन चुके, ये किसी को पता नहीं चला, पर इनका प्रभाव इतना ज्यादा हुआ कि टीचर्स को कहीं ना कहीं तो स्कूल में दिख जाएगा कि किसी सीढ़ियों पे बच्चे खड़े हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और फिर कंटिन्यू दूसरे दिन खड़े हैं, फिर ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि अगर दो अलग अलग क्लास में है तो दोनों एक ही टाइम फिक्स करके उसी टाइम पर अपने अपने क्लास में से पानी पीने की या बाहर जाने की किसी का वजह बता के या वॉशरूम जाने की छुट्टी ले रहे हैं, ट्यूशन का टाइम एक कर रहे हैं, एक ही ट्यूशन को के में जाने के लिए, मतलब अपने अपने ढंग से इंडिविजुअली कन्विंस कर रहे हैं घर पे, और चीजें शुरू हो रही है क्योंकि उनके लिए रोमांच है,
कुछ नया साहस है कि लेट्स डू समथिंग, कुछ तो करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। अब ऐसी जब चीजें बाहर आती है, तब तो पहले तो पेरेंट्स को बुलाया जाता है, एक रिवाज जो हमारा बना है। अब पेरेंट्स को बुला के क्या कहते हैं? सामान्यतः यही कहा जाता है कि हमने आपको ये बताने के लिए किया कि आपका बच्चा ऐसा कर रहा है और इसे बार-बार हमने देखा है, समझाया है, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा हो रहा है, तो हमें लगा कि हम आपको बता दें कि आपको जो करना है इसकी ज़िम्मेदारी आप है, लेकिन स्कूल इसे नहीं चला सकते। अगर इससे ज़्यादा होगा तो हम आपका एडमिशन वापस कर देंगे या कैंसल कर देंगे। ये क्या हुआ? पेरेंट्स के लिए कंप्लेन हुआ। लेकिन यही चीज़ अगर एक काउंसलर करता है, तो वो भी पेरेंट्स की सपोर्ट लेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं लेगा, क्योंकि आखिरकार बच्चा 6 घंटे यहाँ है, लेकिन बच्चा है उनका, सुविधाएँ माँ-बाप दे रहे हैं। अगर पेरेंट्स ये भी ऐसे भी कई किस्से देखे कि जहाँ पे बच्चा समझ रहा हो, लेकिन 2 पेरेंट्स में से 1 पेरेंट का मम्मी या पापा का कुछ इतना ज़्यादा ओवर पैम्परिंग हो रहा हो बच्चे पे, कि बच्चे को यकीन रहता है कि मेरे पापा तो सब कुछ मैनेज कर ही लेंगे। और ये ओवर पैम्परिंग बच्चे को किसी गलत दिशा में ऐसे धकेल रहा है जैसे वो पापा उसके दुश्मन बने जा रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स को नहीं बताना, लेकिन जब कोई काउंसलर पेरेंट्स के साथ बात करता है, पेरेंट्स को बुलाता है, तो फर्क ये पड़ता है कि अगर एज अ टीचर एक रिएक्शन गया, तो पेरेंट्स ऑफिस से जाते वक्त, निकलते वक्त गिल्ट जोन में रहते हैं कि मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया, और कहीं ना कहीं झुझलाते रहते हैं कि आज घर पे आता है तो बताते हैं, या फिर डरते रहते हैं कि उसके पापा को ये बात नहीं बताएंगे, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। ये 2 ऑप्शंस होते हैं। एक काउंसलर के साथ ये बात करके जब पेरेंट जाते हैं 15, 20, 30 मिनट में, तो वो खुश होते हैं। उन्हें गिल्टी फील नहीं होता। उन्हें ये लगता है कि मुझे कोई एक जेन्युइन सपोर्ट मिल रहा है, मेरे बच्चे को सही दिशा में ले जाने के लिए। तो ये जो कहा जा रहा है उस चीज़ को मुझे फॉलो करना चाहिए। उसे एक गोपनीयता भी मिलती है और उसे एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है। व्हाट वी नीड टू डू, स्कूल का रोल क्या है? समाज में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है स्कूल का, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। जितना समझ रहे हैं स्कूल वाले, उससे कहीं ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और सिर्फ स्टेज पे चढ़ के बात करने के लिए नहीं है ये निभाने के लिए है। कि पेरेंट्स नहीं ही जानते हैं, इसलिए तो हमें रख रहे हैं ना। अगर उन्हें आता रहता बायोलॉजी, फिजिक्स, तो वो क्यों टीचर ढूंढते? वो क्यों स्कूल पे डिपेंडेंट रहते? तो कुछ तो है कि स्कूल की वैल्यू अभी भी, जब तक स्कूल से उम्मीद है, तब तक उनका महत्व है। जिस दिन पेरेंट्स की ने उम्मीद करना छोड़ दिया, उससे पहले स्कूल की वैल्यू उनकी नजर में पूरी हो जाएगी। तो एक तो ऐसी चीजें जो काफी सेंसिटिव है। तीसरी चीज है कि कई बार लड़कों में जो चेंजेस आते हैं और जो लड़कियों में चेंजेस आते हैं, और स्टैंडर्ड 6, 7, 8 से, अब तो कहीं कहीं चौथी, 5वीं के बाद भी। एक है कि दूसरी, तीसरी कक्षा के बच्चे भी अब तो ऐसा होने लगा है कि वो भी लव प्रपोजल भेजने लगे हैं, और दूसरे ऐसा लिखते हैं कि तुम मुझे बता दो कि तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं, और बहुत ही टिपिकल ढंग से 2 बॉक्स बनाते हैं, यस और नो का, कि तुम इन दोनों में से एक में टिक कर दो। दे आर वेरी क्यूट। और ये सेकंड, थर्ड स्टैंडर्ड से दे आर स्टार्टिंग। एक जूनियर सीनियर का बच्चा, 5-6 साल का बच्चा अपनी मम्मी को बताता है कि उसकी मम्मी रोज है कि भाई रोज उसे आई लव यू कह के स्कूल में भेजते थे। तो एक दिन वो बोलता है कि तुम है ना, मुझे सबके सामने आई लव यू मत कहा करो। 5 साल का बच्चा। तो उसकी मम्मी ने पूछा कि क्यों, क्या हुआ अचानक? बोलता है बस उससे मुझे बहुत शर्म आती है, ये सबके बीच में कहने वाली बात नहीं है। उसकी मम्मी ने पूछा कि लेकिन मैं तो रोज कहती हूँ। बोलता है हाँ इसीलिए, मतलब मैं 2-3 दिन से सोच रहा था, फिर आज सोचा कि कह दूं कि सबके सामने मत कहो। उसकी मम्मी ने एक बहुत ही अच्छा आइडिया किया। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हें शर्म आती है ना, तुम्हारी मम्मी तुम्हें आई लव यू कहती है, तो आज से हम बंद कर देते हैं।
और तुम्हें पप्पी करे या ना करे। एंड ही सेड कि करो बट सबके सामने मत करो। 5 साल का बच्चा, करो पर घर में करो, सबके सामने मत करो। शी सेड कि ओके ठीक है, नहीं करेंगे, हम पप्पी करना ही बंद कर देते। जिस चीज से तुम्हें शर्म आती है, तुम्हें अपनी माँ को पप्पी करने में शर्म आती है, तुम्हें अपनी तुम्हारी मम्मी कहती है कि आई लव यू तो तुम्हें शर्म आती है, क्योंकि मैं तो तुमसे सच में प्यार करती हूँ। लेकिन 2 चीज से तुम्हें शर्म आ रही है बेटा, आज से वो चीज हम करेंगे ही नहीं। तो 2-3 दिन तक उसने इस चीज को एकदम स्टॉप किया और बिना कुछ कहे स्टॉप किया। फिर एक शाम बच्चे को पता नहीं खुद ही क्या रियलाइज हुआ, वो आके बोलता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं शर्म आती, मैं तो आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ, आई लव यू, और आप मुझे रोज स्कूल में भी कहा ही करो। फिर उसकी मम्मी ने कहा लेकिन मैं तो सबके सामने जोर से कहूंगी, तो तुम क्या करोगे? फिर 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए उसने सोचा, फिर बोलता है हाँ तो कोई नहीं, सबके सामने कहो, आप तो मम्मी हो। एक सीनियर केजी की एक मम्मी, सीनियर में उसका बच्चा पढ़ता है, उसकी मम्मी ने आके कहा कि मैडम आपको पता है ये मुझे कल बोल रहा क्या था कि तुम कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। अब ये तो कोई माँ बाप सिखा नहीं रहे हैं घर में, अब ये कोई टीचर भी नहीं सिखा रहा है, तो ये कहाँ से आता है 5-6 साल के बच्चे में। अब वो उसने बताया कि मेरे घर में टीवी ही नहीं है, हम टीवी देखते ही नहीं है, और अभी तक नहीं है। हम मोबाइल पे देखते भी है तो हमारा क्लियर है कि हम ये चीजें देखते हैं जिसमें ये भी हमारे साथ बैठता है, और वो तो साइंटिफिक चीजें है या फिर कोई स्टोरीज है बच्चों के, तो घर से तो मिला नहीं। फिर भी बच्चे को ये सब ये 5 साल के बच्चे के दिमाग में ये सारी चीजें आ रही है कि मुझे ये नहीं, मुझे इन चीज में शर्म आती है। एक मम्मी बता रही थी, पहले कक्षा में उसका बच्चा है, वो बोलता है कि कोई ऐसे जो सॉन्ग होते हैं मैडम कि जिसमें सखी या ऐसे कोई भजन के शब्द आ रहे हो, तो मेरा बच्चा अचानक मुझे बोल रहा है कि तुम ये भजन मत लगाया करो, ये सुन के मुझे शर्म आती है। अब ये कहाँ से आ रहा है? इस जनरेशन को आप क्या सिखाएंगे? आप और हम सिखाएंगे, उससे पहले तो ये समझ रहे हैं अपने आप में। और उसकी माँ ने पूछा कि क्यों, इसमें क्या है? तो भजन है। बोलता है हाँ भजन है, लेकिन ये सखीरी जो आता है ना, इसलिए शर्म आती है। पिंक कलर लड़के बोलते, बॉयज बोलते हैं कि पिंक कलर मतलब लड़कियों का कलर है। वे 5-6 साल वालों के दिमाग में ये लड़की का कलर, ये लड़का का कलर आ रहा है। और ऊपर से अगर इन्हें घर से कोई बोल दे कि लड़के रोया नहीं करते, तो ये कहाँ जाएंगे? और नहीं, मतलब कई लड़के, ये बातें कही रश्मि जी अब तक काफी इंटरेस्टिंग है, मगर मैं शुरुआत में जब चालू हुआ अपनी चर्चा और यहाँ तक में मैं काफी कंफ्यूज हो चुका हूँ, और मुझे ख्याल है कि पेरेंट्स भी काफी कंफ्यूज हो चुके होंगे। न तो ये टेलीविजन से सीखते हैं, न कहीं और से सीखते कहाँ हैं? इनको बदलना है तो क्या करोगे आप? एग्जैक्टली सर, क्या है ना कि इनके ये जो क्लास में जाते हैं, ये जब घर में है तो सिर्फ 4 लोग जो ऑप्शंस दे रहे हैं उसमें है। ये जब क्लास में आते हैं तो 40-50 अलग अलग एरियाज एक साथ इकट्ठा होता है, 50 दिमाग इकट्ठे होते हैं, 50 कल्चर इकट्ठा होता है, 50 माहौल इकट्ठे होते हैं, 50 डिश की वेराइटी इकट्ठी होती है, जो आपके और हमारे वश की बात नहीं है। तब इसमें कौन सी चीज ऐसी है जो पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड रखे और बच्चे को उसके रूट के साथ कनेक्टेड रखे? एक तो ये कि बच्चे को हमेशा इस बात का फील हमें करवाना होगा। ऐसा नहीं कह सकते हम कि हम तो वैल्यू दे ही रहे हैं, नहीं 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 नहीं, उसे क्या लग रहा है वो हकीकत है कि एक तो कि उसकी वैल्यू है, इस बात का एहसास बच्चे को खुद हो। कैसे होगा? हमारे वर्ड्स से नहीं, हमारे एक्शन से। जिन चीजों में ले जा सके उसमें उसका भी ओपिनियन लिया जाए। 2 सब्जी की वैरायटी है और 2 ऑप्शंस हैं, तो जैसे उसके फादर से पूछा जाए, उससे भी पूछा जाए कि कौन सी सब्जी बनाए बताओ।
आज अगर ये बना रहे हैं, लौकी बना रहे हैं, तो कल बनाएँगे ये। तो आज भिंडी बनाए, कल लौकी बनाए। तुम्हें क्या लगता है? 2 में से दोनों सब्ज़ी में से दोनों ऑप्शन वो पसंद करेगा ही, क्योंकि आप 2 ही विकल्प दे रहे हैं। पर उसे लग रहा है कि उसकी अहमियत है, तो उसकी गलती की भी अहमियत होगी। ये एहसास कंटिन्यू रखवाना होगा कि मुझे तुम में विश्वास है। तुम जो भी करोगे मुझे पूरी गारंटी है, मैं पूरी तरह से विश्वस्त हूँ कि तुम सोच समझ कर करोगे। और अगर तुमसे कोई गलती होती है, तो तुम्हें झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहादुर बच्चे यही होते हैं, जो स्वीकारते हैं, जो मारते नहीं, मार खाते भी नहीं, लेकिन सामने से मारने नहीं जाते। हमें कमज़ोर कायर भी नहीं बनाना है। सहिष्णुता के नाम पे हमें कायर नहीं बनाना है, हमें डरपोक नहीं बनाना है, लेकिन हमें उदंड नहीं बनाना है कि जो सामने से किसी के सामंजस्य को जाके तोड़े। तो एक तो बच्चे को ये पता चलता है, रियल पता चलता है। 4 नए-नए कपड़े दे देना, 4 नए खिलौने जितना माँग रहे हैं वो सब दे देना, तो कहीं बहुत ही घातक साबित होता है। एक बहुत ही छोटी-सी कहानी मैंने अपने अभी बच्चों के साथ कुछ शेयर की थी कि 2 दोस्त थे, दोनों रिटायर्ड थे। एक बिज़नेस पर्सन था और एक रिटायर्ड टीचर थे। और दोनों पड़ोस में ही रहते थे, तो उन दोनों को काफ़ी जो एक समान शौक थे दोनों के, जैसे कि म्यूज़िक सुनना, बुक्स पढ़ना, गार्डनिंग करना। तो दोनों दोस्त गए किसी एक बहुत ही अच्छे नर्सरी में और वहाँ से 2 पौधे लिए। दोनों ने अपने गार्डन में जाके अपने पौधों को लगा दिया। अब उसमें जो टीचर थे, वो भी अपने पौधे का ध्यान रखते थे, लेकिन जितना ज़रूरी था उतना रखते थे। वे जो बिज़नेस पर्सन थे, वो अपने पौधे का बहुत ध्यान रखते थे, बहुत ख़्याल रखते थे। इतना कि उनके पत्ते भी चमकते रहते थे। इतने अच्छे से पानी खाद देते थे कि उनके कुछ दोनों के पौधे बड़े हो रहे थे, लेकिन उनका पौधा बिज़नेस पर्सन का जो पौधा था, वो कुछ ज़्यादा ही लहलहा रहा था। ज़्यादा ही अच्छे से पनप रहा था और उसके कंपैरिज़न में टीचर का पौधा बढ़ रहा था, बट उतनी स्पीड से नहीं जितना इनका दिख रहा था। एक बार जब बहुत बारिश आई और थोड़ी बहुत तेज हवा चली, तो कई सारे पेड़ धराशायी हुए और उसमें इस बिज़नेस पर्सन का जो पौधा था, वो भी निकल गया। इन्हें बड़ा दुःख हुआ। पड़ोस में इनके दोस्त थी, तो इन्होंने जाके वहाँ देखा और उन्होंने देखा कि पौधा तो सलामत है। इन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ और इन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि ये उल्टा कैसे हो गया? तुम्हारे पौधे की तुलना में तो मेरा पौधा काफ़ी अच्छा बढ़ रहा था। तो तुम्हारा पौधा टिका और मेरा क्यों गया? और उस वक़्त उस रिटायर्ड टीचर ने अपने दोस्त से कहा कि बात ये है कि तुमने अपने पौधे को इतने पानी दिए कि उसे प्यास बची ही नहीं। मैंने अपने पौधे को पानी दिया जिससे वो सूख ना जाए, पर मैंने उतना ही दिया कि जिससे वो सूखे नहीं, लेकिन उसकी प्यास बढ़ती रहे। प्यास बढ़ी इस वजह से उसने ज़मीन के अंदर से पानी को खींचा। उसकी जड़ें ज़्यादा मजबूत हुई, वो गहराई तक गया। उसे मैंने संघर्ष करने दिया, उसे मैंने अपने लिए कोशिशें करने दी। पेरेंट्स को ये बात बड़े ही अच्छे से और हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर आप हर चीज़ दे देंगे, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि पेरेंट्स की अहमियत क्या है। और पेरेंट्स को क्या लगता है, जितने एक तो आज कोई भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, 4 न्यूज़ आपको ऐसे मिलेंगे, 4 क्या 10 न्यूज़ आपको 80% यही मिलेंगे कि आज यहाँ पे ये सुसाइड हुआ। मतलब इस चीज़ों का न्यूज़ मिलेगा कि पत्नी ने ये बनाने से भजिया बनाने से मना कर दिया, तो पति ने इसलिए ये कर दिया। पति ने ये सब्जी खाने से मना कर दिया, तो पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। ये एक चीज़ पे कुछ भी होता नहीं है। माँ-बाप ने मोबाइल देने से मना किया, तो बच्चे ने ये कर दिया। तो पेरेंट्स काफ़ी डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि अब हर एक को मिल रहा है, इसे मना करेंगे, तो पहले मैनिपुलेट करेगा, उसके बाद फिर कुछ अपने आप को नुकसान पहुँचा देगा। नहीं, ध्यान रखने एक तो पहले से ही परवरिश, पेरेंटिंग बहुत ज़िम्मेदारी का काम है। ये सिर्फ़ बायोलॉजिकल प्रक्रिया नहीं है कि दे दिया, हो गया, जन्म हो गया, पैसे दे रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका विकास नहीं हो रहा है।
और बिना किसी लक्ष्य के रॉकेट की तरह कहीं पे भी जाके फट सकते हैं। दूसरे के लिए भी, सबसे पहले खुद के लिए। तो ये जो चीज़ हो रहा है, और जब उन्हें तो पता नहीं चलता जब फूटते हैं तो, कि उन्होंने लोगों का अपना नुकसान किया, उन्हें लगता है उन्होंने लोगों का ही किया सिर्फ। पर पेरेंटिंग में पेरेंट्स को बहुत ही इस चीज़ को गाँठ बाँध देनी चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने डिज़र्विंग लक्ष्य तक सही ढंग तक पहुँचे, उसे संघर्ष करने की मजबूती का पता चले और वो उसे अपने घर से रियल में पता चले कि उसके पेरेंट्स उसे चाहते हैं, लेकिन साथ में उसके पेरेंट्स उसका भला चाहते हैं। और इसलिए उसके पेरेंट्स को हर चीज़ें नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका बच्चा अपने लिए मेहनत करना सीखे। और ये बात गुस्से में नहीं होनी चाहिए। संवाद और रिएक्शन में फ़र्क है। पेरेंट्स मोस्टली तब बात करते हैं ये सारे जब बच्चे की कोई गलती उन्हें दिखी हो, जब वो भड़के हो। नहीं, जब सब कुछ ठीक है, जब आपने सब कुछ सही चल रहा है, जब आप कहीं बाहर घूमने गए हैं, जब आप बहुत सारे लोगों के बीच में नहीं हैं, तो वन टू वन बड़ी ही इज्जत से अपने बच्चे के साथ बात कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि अब 6-7 में आए बच्चे अपने ही शरीर में आए बदलाव को जल्दी हजम नहीं कर पाते हैं। उन्हें अपना ही शरीर नया लग रहा है। बीइंग अ गर्ल्स भी, बीइंग अ बॉयज भी। गर्ल्स के लिए हमारी सोसाइटी जिस ढंग से बड़ी हो रही है और पली बड़ी है, तो थोड़ी लिमिटेशन रहती है। और क्योंकि उनकी बायोलॉजी भी कुदरत ने उस ढंग से दी है। जो बच्चे 6-7 में जो बॉयज है, उन्हें उतनी ज्यादा कोई लिमिटेशंस लगती नहीं। क्योंकि हमने समाज ही कुछ ऐसा बनाया है। अगर लड़का सिर्फ शॉर्ट पहन के घूम रहा है बिना शर्टलेस होकर के, बिना टी शर्ट के, तो नॉर्मल लगता है पेरेंट्स को, खास करके फॉरवर्ड फैमिली में। क्या लड़का है वो तो बॉक्सर पहन के घूम सकता है। मेरा सवाल ये है कि यही 18, 19, 20 साल की लड़की अगर आपकी बेटी, उसकी जुड़वा बहन होती और वो भी सेम ऐसे घूमते, क्योंकि उसकी शरीर रचना में उसका इंडिविजुअल तो कोई हाथ नहीं है, तो क्या आप सबको मंजूर होता? क्या आप अपने जितने कंफर्टेबल आप अपने लड़के को खाली शॉर्ट्स में घूमते हुए देखने में कंफर्टेबल हैं, क्या उतने ही आपका परिवार अपनी बेटी को घूमते हुए देख के कंफर्टेबल होता? क्योंकि शरीर तो शरीर है ना। शरीर की वैल्यू शरीर की तरह होनी चाहिए, स्त्री की शरीर या पुरुष के शरीर की तरह नहीं। वो कोई अलग चीज नहीं। वो कोई अगर कुछ आपकी नजर को पसंद आ रहा है तो वो आदरणीय है, वो लालच नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये परवरिश पेरेंट्स को अपने बच्चों में डालनी होगी। हर एक की इक्वल वैल्यू पर लाना होगा। सिर्फ स्त्री होने से किसी की वैल्यू हो ऐसा भी नहीं है। आई नेवर बिलीव कि बस की सीट पे अगर एक सीट है और लड़का भी खड़ा है और लड़की भी खड़ी है, तो लड़के को वो सीट मुझे दे देनी चाहिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। हाँ, अगर मेरी दोनों में से किसी एक की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भले ही लड़का हो, पर उसकी जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहे। और दुनिया में लोग हो या ना हो, लेकिन हम तो अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहे। इतनी कमी है, लेकिन कुछ एक तो अच्छा हो जाए। तो वो सीट किसी की भी हो सकती है। ये लाइन में अपने निकलने जो मतलब बात कैसी? आपने कही, ये जो जी सर। बात आपने कही उसमें परवरिश की बात जो कही कि जरूरत से ज्यादा पानी मत दो, खाद मत दो, चिंता मत करो, ध्यान मत रखो, इसका एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं चर्चा के टेबल पे लाना चाहता हूँ। बिल्कुल। कई वर्षों पहले की बात है, एक फॉरेन लेडी लॉ गार्डन में अपने छोटे से बच्चे को लेके टहल रही थी। वो म्यूजिक सुन रही थी, बच्चा पीछे पीछे चल रहा था। अब वहां क्या हुआ, अनड्यूलेटेड लैंड थी क्या था, बीच में वो गिर गया।
तो रोने लगा. So that lady just looked back and looked at this boy and said, come on, nothing has gone wrong. Ajao. And the child got up and started again walking the same path. So on her return, I asked her that if you don't mind, and if I am not encroaching upon your privacy, then in our country, if this would have happened, the mother of the child would have rushed to him. वो जमीन पे दो चार कीड़ी को मार देती और क्या क्या करती और बच्चे को गोद में उठा के ढेर सारी पपी उसको मिलती. तो आपने ये बच्चा तो आप भी माँ है वो भी माँ है तो आप में ये फर्क क्यों? So he said, look gentlemen, I'm a working mother. मैं यहाँ वेकेशन पे हूँ. बाद में जब मैं ब्रिटेन से थी वो मैं लंदन वापस जाऊं तो मेरे पास ये छोटी मोटी हेल्प के लिए समय नहीं होगा. सो द चाइल्ड मस्ट लर्न कि ये हमें करना है, हमारा काम है, कोई मदद नहीं करेगा उसमें. एंड द बेस्ट ट्रेनिंग इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो अभी मैं दे रही हूँ कि आप पीछे पीछे चले आओ, गिर जाओ तो फिर से खड़े हो, फिर से चले आओ. गिरना संभलना जिंदगी में बना रहेगा. ये जो फर्क है, मैं नहीं मानता कि किसी भी माँ, चाहे रशिया की हो, अमेरिका की हो, जापान की हो, भारत की हो, अपना बेटा या बेटी कम प्यारा ज्यादा प्यारा होता है ऐसा नहीं मानता. पर एटीट्यूड एंड बिलीफ्स आर डिफरेंट और उसकी वजह से हमारे यहाँ बच्चों को कुछ ज्यादा ही शेल्टर दिया जाता है. बाहर मत जाओ, नकारात्मक इंस्ट्रक्शंस काफी हम देते हैं. भागो मत, इससे मत खेलो, ये कांच है टूट गया तो लग जाएगा, आवाज मत करो, आहिस्ता आहिस्ता बोलो. सब में मत आना चाहिए. यानी इंस्ट्रक्शन दैट यू गिव इज नॉर्मली नेगेटिवली टोन. And when you tone any instruction with a negative this thing, obviously it is not that very well received because the child perceives it to be some kind of an audit. दूसरी बात जो आपने कही उसके साथ भी मैं सहमत हूं कि आज के समय में एक करके 1000 एक्सपोजर ऐसे मिलते हैं लड़कों को कि जिसकी वजह से उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बदलता है. ये भी एक बायोलॉजिकल साइंस की रिसर्च है कि हार्मोनल चेंजेस की शुरुआत जल्दी से होती है, खास करके वो बालक जिनको अति पोषक खाना मिलता है और ये जो उष्ण या समशीतोष्ण प्रदेश में रहते हैं, ये सब चीजें हैं. ये टीचर्स को भी मालूम है, वो तो पढ़ाते हैं कि भारत कहाँ आया है, यहाँ बारिश कितनी होती है, तापमान कितना जाता है, क्या होता है क्या नहीं. तो इनको तो ये समझ में आना चाहिए. मगर इससे भी ज्यादा बात जो आज हम आपके माध्यम से हमारे दर्शक मित्रों को कहना चाहेंगे, वो अगर आपको टीचर का बुलावा आए तो भी टीचर से बहुत पोलाइटली आप समय ले लो कि मैडम मैं ये टाइम पे तो आ नहीं सकती, मगर आपकी स्कूल 5 बजे छुट्टी है, मैं बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगी उस समय पर, मेरा बेटा घर चला जाएगा और मैं आपसे. वाई आर यू unnecessary making mother and the child to be number 1. नंबर 2, द मदर ऑल्सो, उनके पास भी इतनी मेच्योरिटी तो होनी चाहिए कि बच्चा है, अगर वो बिल्कुल मंद बुद्धि है तो ही तो वो कुछ गड़बड़ नहीं करे. मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि अशक्तिवान भवेत साधु, जिसके अंदर शक्ति नहीं है वो बैठा रहता है. हाँ, he said कि the child is a kind of seething volcano rearing to go. तो वो तूफान नहीं करेगा, उस उम्र में नहीं करेगा तो कब करेगा? करेक्ट, सही है. जब
तक उसका तूफान जो करता है उसमें कोई मालाफाइट नहीं है या परफिडन वृत्ति नहीं है, तो वो तो भागदौड़ तो करेगा, उसको आप जितना ही टोको और लगेगा भी। वो गिर जाए तो आपको जो दवाई लगानी है लगा दो, उससे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी गिरेगा नहीं तो सीखेगा कब गिरना और खड़ा होना। और जिंदगी में ये तो हमारी जिंदगी की बाल्यकाल बाल्यावस्था की बात है। पूरी जिंदगी हमें गिरना और खड़ा होना है। गिराने वाले मिल जाएंगे, खड़ा करने वाले जेन्युइनली नहीं मिलते। और इसीलिए गुजराती में कहा गया है दर्शक मित्रों कि शेरी मित्रों सौ मड़े, यानी आपको रास्ते में अपनी सोसाइटी में 100 लोग पूछेंगे अरे कैसे हो, क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक। शेरी मित्रों सौ मड़े, ताड़ी मित्रों अनेक, जो आपको हाय हेलो करने वाले हैं वो अनेक मिल जाएंगे। पण जे पर सुख दुख वारिए वो लाखों में एक, जिसके साथ आप आपका सुख दुख या अपनी मन को बांट सकते हो। शायद बांटने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सुदामा जी ने कृष्ण भगवान से कुछ मांगा नहीं था, वो तो तंदूर लेके गए थे। हम कहते हैं सुदामा जितना गरीब, सुदामा कहाँ गरीब थे? जिसके तंदूर कच्चे के कच्चे भगवान आरोपते हैं वो गरीब है, वो कहने वाला मूर्ख है या तो बुद्धि का गरीब है। मगर सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं, बिना बोले भगवान समझ गया कि मेरा दोस्त की ये स्थिति है। तो दोस्त की मुश्किल बिना कहे जो समझता है वही दोस्त है। वो इंतजार करने नहीं बैठता, वो आपको हमेशा साथ खड़ा रह के बोलता है कि मैं हूं ना। ये मित्र है। और ये मित्र इसे आपको 100 में से 1 या 2 मिले तो सेलिब्रेट करना, क्योंकि आजकल तो मित्राचारी भी कंसिडरेशन से निभाई जाती है। तो ये परिस्थिति में अपना बच्चा बड़ा हो रहा है, आप जो करोगे वो सीखेगा। कई चीजें तो आपके घर में से सीख के जाता है। आप डाइनिंग टेबल पे बैठे खाना खा रहे हैं, किसी के फोन की घंटी बजती है, और जब माँ बोलती है लड़के को क्या है तो फोन ले बोल पापा निकल गए। ये आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हैं झूठ बोलने की। अब आपने ये पौधा वाया, उसको बोने के बाद सिंचा पानी पाया और बड़ा किया, तो उसको फल भी वही आएंगे जो आपने बोया है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो बच्चा घर में से सीखते हैं। जैसे कई कई फैमिली में अपने ही बच्चे होने के बावजूद माँ बेटा और बेटी के बीच में फर्क करती है। ले ये दूध तुझे लेने का है, बहन को जरूरत नहीं है, ये गलत बात। ऊपर से कोई बहन नहीं थी, भाई नहीं था, ये आपका संतान है, ईश्वर का स्वरूप है। तो ये चीजें जो है, मैं मानता हूं कि बालक जब तक आश्वस्त है कि मेरे ऊपर दुनिया टूट पड़े फिर भी मेरी माँ और बाप मुझे कुछ नहीं करेंगे, मेरे साथ खड़े रहेंगे, तो कभी गलत नहीं करता। और गलत करता भी हो भी जाता है तो घर आके आपसे शेयर करता है कि मैं ये मेरे से हुआ है। अगर महात्मा जी की भी बाल्यावस्था देखो तो उन्होंने बीड़ी भी पी, सोना अपने कड़े में से काट के बेचा, नॉनवेज भी खाया। मगर उनको जब इंग्लैंड जाने की बारी आई तब पुतली बाई ने ये सब सौगंध ले रहा है कि हम ये नहीं खाएंगे। और बाद में तो गांधी जी जो नॉन वेजिटेरियन आहार थे उसको त्याग करके वेजिटेरियनिज्म के पुरस्कर्ता बने। तो बच्चों के साथ आप बच्चे बनो, बच्चे के साथ भी मुंह फुला के क्यों बैठे रहते हो? बच्चे खेलते हैं तो उसके साथ खेलो, उसको एक आध दो बात कहो, नहीं आती है तो कहीं उसके ऊपर से पढ़ लो, पंचतंत्र की या कोई भी, और छोटी सी बात कहो, बच्चा खुश हो जाएगा। आज भी मेरी लड़की जोक में मुझे कहती है, मेरी बच्ची, कि पापा की वार्ता इतनी अच्छी होती थी कि वो तो बात कहते कहते सो जाते थे, मगर बीच बीच में बात में बात सिंह की चल रही हो तो वाघ आ जाता था।
तो पात्र बदल जाते थे। मगर ठीक है, वो भी तो याद रहा उसे। यस यस करेक्ट। अब हम स्टेक होल्डर है 50%, शिक्षक 50% स्टेक होल्डर है, हम 100% स्टेक होल्डर नहीं है, वो समझना चाहिए एक बात क्लियरली। मेरा बच्चा है, मैं उसका करता रहता हूँ, नहीं। आप 50% स्टेक होल्डर है, 50% कहीं और बच्चों के भेजोगे तो ही वो सीखेगा। अगर द्रोणाचार्य नहीं मिले होते राजकुमारों को, या वशिष्ठ नहीं मिले होते लक्ष्मण जी और राम को, तो क्या होता? गुरु तो चाहिए, फिर स्वामी रामदास हो या कोई भी हो। तो ये चीजें समझ के रखो। तो गुरु की बुराई घर में मत करो। ये तो बिल्कुल कितना और टीचर्स कैसे है, ये बकवास आदमी। मैं भी चौथे दौरान में उसके पास पढ़ा था, अब तो वो तभी भी ऐसा ही था। अरे भाई, आप पढ़े थे तो उनके स्टूडेंट थे, तो आपको तो अंदर कंट्री कहना चाहिए कि तो मेरे भी गुरु जी है। जाके उसकी पहचान करानी चाहिए कि सर मैं आपके पास पढ़ा हूँ 5वीं कक्षा में, अब मेरा बेटा आपके हवाले कर रहा हूँ। आप देखिए उसका पूरा एटीट्यूड बदल जाएगा। मगर आप उसके लिए पूर्वग्रह लेके चलोगे तो नहीं होगा। तो आपकी बात रश्मि बिल्कुल 100% सही है कि शिक्षक को और बालक की कुछ गलतियां होती है, सबसे होती है, या तो फिर नादानी में की गई हरकतें, उसके और माँ बाप के बीच में शिक्षक को बफर बनना है। जरूरी है उतना ही वो साइड पे जाए, बाकी रखो अपने पर और देखते रहो बच्चा। उसको बच्चे को भी बोलो कि देखो, हम तुम्हारे भले के लिए कहते हैं, तुम्हारे पापा मम्मी को ये बात हम नहीं कहेंगे, डरो मत, मगर सुधरोगे नहीं तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं है, मैं आपके पेरेंट्स से बात कर दीजिए। तो गिव देम द बिल्कुल बिल्कुल अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्ट यही। यस यही करना चाहिए। जी दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से कि बस यही करना चाहिए कि एक चांस है और वो काम करता है सर। ये चीज काम करती है बच्चों में। नहीं, 100% करती है, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि पेरेंट्स को अगर बता दिया तो वो 1-2 दिन मार खाएंगे, उनकी वो शर्म भी छूट गई। वो फिर शर्म टूट जाती है। मेरे एक दोस्त का बेटा 3rd स्टैंडर्ड में था, तो टीचर ने बुला के इनको कहा कि इनको 3rd स्टैंडर्ड में रिपीट करो, 4थे स्टैंडर्ड का इनका कैलिबर नहीं है। तो ही केम टू मी फॉर एडवाइस, हम टीचर को मिलते। मैंने बोला टीचर 4 तास तक तो आप किसी को फेल नहीं कर सकते, तो इसको आप डिटेन क्यों करना चाहते हो? अगर चौथे के बाद ठीक नहीं पड़ेगा तो डिटेन होना ही है। तो अब से ये लड़के के दिमाग में हम ऐसा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं डालेंगे। आपका जो ऑब्जर्वेशन है हम पॉजिटिवली लेंगे, उसके लिए कोचिंग रखेंगे, जो भी करना है करेंगे, मगर वो डिटेन करो, रिपीट करे 3rd स्टैंडर्ड में, वो तो साइकोलॉजिकल सेटबैक पहले से आएगी उसका, उसके सब क्लासमेट आगे जाएंगे और पीछे रहेंगे। और फॉर्चुनेटली शी एग्रीड एंड देयर आफ्टर दैट बॉय हैज डन वंडरफुली वेल। ऐसा भी नहीं कि वो फिर उसमें चौथे दौरान में जाके 4 बार फेल हुआ। तो कुछ चीजें ऐसी होती, बहुत टेंडर होती है, इसको आप आपने जैसे वो कॉस्टली ग्लासवेयर पे लिखा होता है कि ग्लास हैंडल विथ केयर, तो हम हैंडल विथ केयर वाली जो बात है, कहीं कहीं पेरेंट्स को भी नहीं समझ में आती, कहीं कहीं टीचर्स को भी नहीं समझ में आती। टीचर्स का सर मुझे क्या लगता है कि उनके पास उनका मेन जो उनकी जवाबदारी है वो पढ़ाने की है। तो जस्ट खाली मैं 2 मिनट में ये चीज थोड़ी क्लियर करती हूँ कि यहाँ पे हमारा इरादा बिल्कुल ये नहीं है कि टीचर की वैल्यू नहीं है। नहीं, टीचर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। काउंसलर तो एक बोनस में आया है बाद में, राइट, बीच का इंसान है। मेन स्ट्रीम तो टीचर ही है, जो मेन पर्सन है वो तो टीचर्स ही है, टीचिंग स्टाफ ही है। ये एक बोनस है, लेकिन ये दोनों के लिए बोनस है। ये टीचर्स प्रिंसिपल के लिए भी बोनस है, पेरेंट्स के लिए भी बोनस है और स्टूडेंट्स के लिए भी बोनस है। अब ये इन तीनों का, ये तीनों हिस्से एक अपनी स्ट्रेंथ की तरह यूज उन्हें करना चाहिए, यूज अपने कॉम्पिटिटर की तरह नहीं।
काउंसलर इज a bridge between two. एग्जैक्टली, ये तीनों के लिए है। अब क्या होता है कि अगर प्रिंसिपल उससे बात करेंगे तो उनके पास इसी चीज के लिए टाइम नहीं है, पूरे दिन इसी चीज के लिए नहीं है बोलते हैं, तो उनके दिमाग में सीधी चीज है कि कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रही है एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के कई सारी। दूसरा कि उन्हें पता है उनका रोल अलग है। अब कई बार क्या होता था कि पेरेंट्स ये कहते थे कि आपने जैसे कहा वैसे प्रिंसिपल क्यों नहीं कहते, एंड ऐसे क्योंकि वो प्रिंसिपल है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग है। काउंसलर, एज ए काउंसलर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। काउंसलर को पता होना चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए कि वो टीचर नहीं है, वो पेरेंट नहीं है, वो प्रिंसिपल नहीं है, और वो दोस्त भी नहीं है, वो सिर्फ काउंसलर है। गोपनीयता उसका एक व्यवसायिक धर्म है, व्यक्तिगत तो साइड में रहा, उसका व्यवसायिक धर्म है। This is like medical profession where they are एग्जैक्टली, bound by the Hippocratic oath that they will करेक्ट not करेक्ट, share any information regarding the patient unless अधिकृत तरीके से उनको किसी के साथ बात करना जरूरी हो। तो ये बिल्कुल बात सही है आपकी, और मैं मानता हूँ कि यही सही तरीके से चलना चाहिए। और इसी बीच एक घटना घर में भी घट रही होती है, बच्चा बड़ा होता जा रहा है, अब उसकी भी कुछ डिमांड होती है, वो अलग रूम हो सकता है तो चाहता है, उसका मित्र वर्तुल में थोड़ा बहुत बदलाव होता है, साइकिल पहले चलती थी अब स्कूटर चाहिए। ये पूरा एक एनवायरमेंटल चेंज घर में भी हो रहा है, जो स्कूल में हो रहा है वो तो हो रहा है, तो ये भी हो रहा है, और इस बीच में पेरेंट्स खींचे जा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं कि क्या करना। ये तकलीफ कहते नहीं है लोग, क्योंकि इसमें भी बहादुरी समझते हैं कि हमारा छोकरो हमारा कयामा नहीं, એવું અમે શું કરવા જોઈએ, એવું છે નહીં। આપણે ડોક્ટર પાસે જઈએ તો બધું જ કહીએ છીએ, અને ડોક્ટરને તમારો છોકરો કયામાં નથી એ દુનિયાભરને કહેવાની કોઈ જરૂર નથી હોતી। પણ તમે જો નાયણ પાસે જાઓ અને પેટ છુપાવો તો તમારું કામ કઈ રીતે થશે? એટલે આ બાબતમાં વાલી એ પણ એમના કાઉન્સેલર સાથે એકરૂપતા સાધવી જોઈએ। એક પોતે રિટેન કર્યા છે કોઈને એ રીતે નહીં, પણ પોતાના બાળકના ગાર્ડિયન છે એનું ઘડતર કરી રહ્યા છે તે રીતે આ થશે તો થશે। બાકી જે રીતે અત્યારે માસ એજ્યુકેશનના કાર્યક્રમો ચાલે છે તે જોતા કોઈ હોપ મળતું નથી। Still some of the village schools are good because they are unspoiled. So रश्मि जी, थैंक यू वेरी मच। आज इससे थैंक आगे यू हमें सर। समय इजाजत नहीं देता, मिलेंगे फिर। प्रश्न तो बिल्कुल ये एक नहीं तो दूसरा ह्यूमन लाइफ से लगा हुआ बनता ही रहेगा, बात करते रहेंगे। धन्यवाद, आप पधारे, और काफी डिटेल में जो भी हमारे दिमाग में कुछ प्रश्न थे, कुछ पेरेंट्स के दिमाग में भी होंगे, आपने चर्चा की, आपके अनुभव का लाभ दिया, हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। दर्शक बिल्कुल, मित्रों, थैंक यू सो हम मच। आपके भी शुक्रगुजार हैं। आप तो हमारे मूलतः कहे तो सत्व ही आप हो, केंद्र ही आप हो। आपकी ये चैनल आज राजस्थान, मध्य प्रदेश और अमेरिका तक देखी जाती है, इसकी वजह आप हो, और इसकी वजह हमारे पैनलिस्ट है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश की किसी भी चैनल को पकड़ लीजिए, इतना विषय वैविध्य और एक्सपर्ट कैलिबर और क्वालिफिकेशन आपको एक भी चैनल में दिखने मिले, चाहे कितनी भी फाइव स्टार चैनल पकड़ लीजिए, तो हम आपसे हार मानने के लिए तैयार हैं। हम मेहनत करते हैं, करते रहेंगे, मगर हमें मेहनत का फल कब मिलता है? हम कोई पैसा नहीं लेते, मगर जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आपकी कोई फेवरेबल कमेंट्स आती है, यही हमारी मेहनत का फल है।
कि नहीं हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहें, कुछ सजेशन हो आपके तो भी बताएं, कोई प्रश्न हो तो भी बताएं। मिलेंगे कल तो संडे है, परसों मंडे को एक नया विषय, नई पैनल के साथ। मगर एक बात थैंक जाते यू जाते सर। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पूर्वांचल है वहां परिस्थिति बद से बदतर हो रही है। अब कुकीज ने अपना अलग देश मांगा है, परिस्थिति बिगड़ती जा रही है, और परिस्थिति बिगड़ती जा रही है, देश के हित में नहीं है और हमारे किसी के हित में नहीं है। हम आशा करें कि ये परिस्थिति शीघ्रतम शांत हो। मगर ये परिस्थिति में मुलाकात लेकर वहां हो आए, एक सीनियर जर्नलिस्ट है शिवान भट्टाचार्य जी, और दूसरे वरिष्ठ जर्नलिस्ट है आर.के. मिश्रा जी, इनको हम माने ये विषय पे इकट्ठा करेंगे। अब तो विदेशों में भी मणिपुर चर्चा का मुद्दा बना है, जबकि नॉर्मली कहा नहीं जाता, पर पहली बार शायद अमेरिकन एम्बेसडर ने कलकत्ता में कहा कि परिस्थिति खराब है और अगर आप हमारी मदद चाहो तो हम दे सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आप निकम्मे हो। तो ये सब चीजों के बीच जो जो गाना गाते गाते भगत सिंह, सुखदेव, खुदीराम बोस फांसी के फंदे में लटक गए, मेरी मैया के सिर पर ताज रहे, ये देश मेरा आजाद रहे। वो मैया के सिर का ताज और देश दोनों के ऊपर आज आज तक कभी नहीं था इतना बड़ा जोखिम मंडरा रहा। कम से कम हम सच बात क्या है, हकीकत क्या है, वो जानने का प्रयत्न करें। फिर जो भी अपना ओपिनियन है, जो भी अपना मत है, जरूर बनाए। मैं फिर एक बार कहता हूं कि देश की आज की परिस्थिति काफी चिंताजनक है और आने वाला समय इससे भी बद से बदतर की हो जाएगा, ऐसे इंडिकेशन मिलते हैं। तो मिलते हैं सोमवार को इस विषय को लेकर। धन्यवाद। गुड नाइट सर। धन्यवाद।